नमस्कार सर। सर, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बच्चों के जीवन में पेरेंट्स के रोल पर बात की थी, तो अब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि और किस पर्सन का रोल उनके जीवन में इम्पोर्टेंट है। हाँ, नमस्कार मैम। जैसे लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि बच्चों की लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है, तो हमने कहा पेरेंट्स का। यस सर। अब बात आती है कि पेरेंट्स के अलावा सेकंड रोल किसका हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि हम बच्चे को, क्या बच्चा केवल उसने बर्थ ले लिया देन इट्स ओके, लेकिन अभी उसको जन्म लेने के बाद कुछ सीखना भी है। यस। अब जहाँ सीखने की बात आ गई, वहाँ पे हम कहते हैं पहला टीचर पेरेंट्स होते हैं। अब आ गया सेकंड, यानी जो एग्जैक्टली टीचर जिसको हम स्कूल में कहते हैं। तो जो सेकंड रोल है बच्चों की लाइफ में, जो सेकंड भूमिका है, वो मेरे हिसाब से टीचर्स की है, क्योंकि वही उनको आगे बढ़ना सिखाएंगे, वही बताएंगे कि उन्हें अपने आप को कैसे मोल्ड करना है ना। उनका जो कैरेक्टर बनेगा आगे, उसमें उनकी भूमिका ज़्यादा रहेगी। जैसे लास्ट टाइम हमने एक लॉकडाउन की बात की थी। तो लॉकडाउन के टाइम पर शायद पेरेंट्स को ज़्यादा पता चला था कि स्कूल का रोल है क्या, है ना। नॉर्मल से हम लोग ये सोचते हैं कि हमने बुक्स खरीद ली हैं, ठीक है, या मोबाइल आ गया है, बहुत कुछ है। और अगर हम देखें तो बहुत सारी जगह, मैंने एक पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आईटी सेक्टर की कंपनी है, उन्होंने स्कूल्स खोले बट वो स्कूल नहीं चल पाए, वो लास्ट में बंद हो गए। उसका रीज़न क्या था? दे हैव शोन कि हम बच्चों के हाथ में लैपटॉप या पाम टॉप या कुछ टैब दे देंगे एंड दे विल लर्न बाय देमसेल्फ, है ना। हम वी विल रिमूव द नोटबुक एंड बुक्स, ऑल थिंग्स शुड बी देयर ओनली। और इवन दैट दे ट्राई टू टीच द स्टूडेंट बाय ऑनलाइन क्लासेस, कि टीचर वहाँ पे सामने नहीं होगा। बट शायद जब लॉकडाउन हुआ, कहीं ना कहीं देखिए सृष्टि घूमती है, है ना। कहते हैं ना, वो दुनिया गोल है, ठीक है। अब हम अभी दुनिया की बात पे नहीं जा रहे हैं, ग्लोब किस शेप का है, पर दुनिया गोल है का मतलब है कि कहीं ना कहीं घूम के जब हमें लगता है कि मुझे लगेगा भाई फैमिली में आपका रोल कुछ नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आके निकल के आएगी, मुझे पता चलेगा नहीं सच में है ना, इंपॉर्टेंस है इनकी। कोई लाइफ में फैमिली में कहेंगे मेरा रोल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा इंस्टेंट आएगा कि जरूरत है। तो लॉकडाउन ने ऐसा बहुत कुछ सिखाया। जो एक नेगेटिव फेज उसका था कि भाई बहुत परेशानी हुई, लेकिन पॉजिटिव फेज ये था कि उसने कुछ चीज़ों की इंपॉर्टेंस को बताया हमें। तो यहाँ पर स्कूल की इंपॉर्टेंस सामने आई पेरेंट्स के, जो सोचते थे सब कुछ हो सकता है। तो कभी बच्चे को बुक नहीं पढ़ाती, है ना, कभी बच्चे को कोई ऐप नहीं पढ़ाती। दीज ऑल आर ओनली द सपोर्टिव थिंग्स। पढ़ाता टीचर ही है। तो यहाँ पर हम इसीलिए बता रहा हूँ कि सेकंड रोल जो इम्पोर्टेंट है वो टीचर का है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, हम एक नॉर्मल सी बात करिए, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो रियलिटी है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, उसे कैसे आगे लेके चलना है। तो आई थिंक मेरे सोच में जो सेकंड रोल है, जो इम्पोर्टेंट है बच्चे की लाइफ में, वो टीचर्स का है, उसके अध्यापक का है, जो उसको आगे चलना सिखाएगा। सर, क्या टीचर्स को अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट से शेयर करने चाहिए? मैं बिल्कुल, बल्कि आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं करने चाहिए, लेकिन नहीं, मैं कहूँगा करने चाहिए। बट वो एक्सपीरियंस का लेवल होता है, ठीक है। मेरे पास तो बहुत कुछ है। अगर घर में हमारे पास 1 लीटर दूध रखा है, तो क्या 1 लीटर का 1 लीटर दूध बच्चे को पिला देंगे? हम उसकी एज, उसकी कैपेसिटी देख के वो दूध पिलाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक केमिस्ट की दुकान में बहुत सारी दवाई होती हैं, आप लेने जाते हो तो क्या सारी दवाई आपको दे देता है? जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट, जिसकी आपको नीड है, वही देगा, डॉक्टर वही प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। यही टीचर के साथ है। टीचर के एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट भी हो सकते हैं, टीचर के एक्सपीरियंस एज अ सोशल पर्सन भी हो सकते हैं, टीचर के एक्सपीरियंस एज अ टीचर भी हो सकते हैं, टीचर के एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट भी, यानी उसके पास कई सारी चीज़ें हैं। टीचर का मतलब कोई वो परमात्मा का रूप लेकर नहीं आ गया नीचे, वो भी इंसान है, सब चीज़ों से निकला हुआ है। तो वो ये देखे पहली चीज़ टीचर्स के लिए, क्योंकि आजकल क्या है, एक नई एज के टीचर्स भी आ रहे हैं, तो वो कई बार फैमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। वो फैमिलियरनेस नहीं होनी चाहिए जब तक आप एक गैप मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा आगे। जैसे यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी पॉइंट बता रहा हूँ, कई बार होता है कि एपिसोड हमारा कोई और चल रहा है, लेकिन कोई और बात याद आ जाती है, तो हमें वो डिस्कस कर लेनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि वो जब बेटे का पैर फादर के शू में आने लगे तो दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनने का वो इसलिए कहा गया है कि यानी अब वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। दोस्त का मतलब ये नहीं कि फादर उसके गले में हाथ डाल के बैठ जाए, वो उसकी बातों को समझे, ये क्राइटेरिया वहाँ पर है। जिस दिन फादर ने
100% गले में हाथ डाल लिया, या फादर अपनी बेटे की बाइक पे बैठ के घूमने निकल गया, तो फिर तो फादर खत्म। वो क्यों घर का प्रधान रहेगा, क्यों उसका बेटा उसको ऑबे करेगा? फिर तो दोस्त की तो कभी मानी जाती, कभी नहीं मानी जाती। यस। तो कई ऐसी हमारे टीचर्स हैं, है ना। हम कहते हैं टीचर को फ्रेंडली रहना चाहिए, मैं भी एज अ प्रिंसिपल कहता हूँ, लेकिन फ्रेंडली डजंट मीन कि आपको फ्रेंड बनना है। फ्रेंडली का मतलब है कि आप उसकी प्रॉब्लम को समझ सकें, आप ना उसको अलाउ करें ना खुद अपने आप को अलाउ करें कि आप उसे गले में हाथ डाल दें। तो यहाँ पर जब हम पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्कस करते हैं, वी शुड सी कि विच टाइप ऑफ एक्सपीरियंस वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दैम, है ना। जैसे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मेरी सिस्टर्स भी हैं, तो मैंने शादियाँ देखी हैं घर में होती हुई। मेरा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी भी रहा है कॉमर्स में। तो जब मैं पढ़ाता था उनको प्लानिंग, है ना, एक तो मैंने एक बना रखा था मैनेजमेंट की, उसको एक शॉर्ट फॉर्म बना रखी थी, पोस्ट डीसी, है ना, एक याद हो जाता है पोस्ट डीसी। पोस्ट डीसी क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैं उनको समझाता था, तो मैंने पोस्ट डीसी बना दिया, सो दैट वाज क्वाइट इजी टू रिमेंबर, है ना। अब हो गया है, मैंने उनको बता दिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं पढ़ाऊंगा उनको मैनेजमेंट के बेस पर, तो वो फैक्ट्री में काम तो करते नहीं है। क्या एग्जाम्पल दूँ? देन आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ मैरिज, कि आपके घर में शादी हो रही है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे? पहले आपके फादर क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ हमें शादी करनी है। फिर ऑर्गेनाइजिंग, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, अभी फलाना मंडप हमें लेना है शादी के लिए, बारात वहाँ से आके वहाँ ठहरेगी, ये खाना बनाएगा, ये होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग हो गया। अब स्टाफिंग, इन काम को करेगा कौन, है ना। कोई मेरा बेटा है, कोई उसके फ्रेंड है, हमने काम डिवाइड किए कि भाई बेटा देखेगा मंडप को, फ्रेंड देख लेंगे वहाँ वाला काम, बारात आएगी, जो मेरे अपने भाई हैं वो देख लेंगे खाने वाला काम। दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। फिर डायरेक्टिंग क्या हो गया? अब मैंने स्टाफ तो बना लिया, मैं उनको बता रहा हूँ ना कि बेटा आपको ये देखना है, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर कंट्रोलिंग, क्या वो ये काम कर भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया मैरिज का, शायद इस वीडियो के बाद भी आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग याद रहेगा। क्यों? एक लाइव एग्जांपल हो गया, तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से दिया उनको, ठीक है। सेकंड थिंग, मैंने उनको ये बताया कि भाई मैं इस टाइम में कैसे पढ़ता था। जैसे एक मिथ को मैंने अपने आप हटाया। क्या मिथ होता था एज अ स्टूडेंट, जब हम लोग स्टूडेंट थे, कि भाई हम लिख के तो बहुत कुछ आते हैं एग्जाम में, पढ़ के तो आते हैं, लेकिन शायद एग्जामिनर गुस्से में आया होगा, उसने मुझे मार्क्स नहीं दिए, राइट, ठीक है। लेकिन मैम एक टाइम पर आके, ये हमारी भी यही प्रिस्क्रिप्शन थी बचपन में, बट एक टाइम पर आके ये मुझे फील हुआ कि नहीं, अगर आप पढ़ते हो और आप लिख कर आते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता। यस, ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो हम बच्चों से डिस्कस करें। सेकंड थिंग, हमारे टाइम पर कोई भी, मैं बता रहा हूँ किस टाइप के पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्कस करने चाहिए। करने तो चाहिए तो 100%, बट किस टाइप के, है ना। ये नहीं कि भाई मेरी भी एक फ्रेंड है, तो ये तो आप बच्चे को सेकंड लाइन पकड़ा रहे हो, है ना। वो आपकी पर्सनल लाइफ है, अभी डिस्कस नहीं कर सकते। आप ये बताएं कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे स्टडी करी, उसके भी आपको सारे निगेटिव फेज नहीं बताने हैं। आपको बताना है कि इन फेजेस को फेस करते हुए, मैं फेस करते हुए आगे कैसे आया, है ना। तो हमने ये बता दिया कि भाई ऐसा हमने स्टेप से पढ़ाई की, मैं ऐसे ऐसे करता था, तो मैं यहाँ पे ऐसे पहुंचा, कैसे अपने स्टडी में डिफिकल्टीज, हाँ, डिफिकल्टीज को फेस किया। तो उनको पता चल गया। जैसे हमारे टाइम पे हमारे पेरेंट्स को परसेंटेज से ज़्यादा मतलब नहीं था, ठीक है, पास फेल, और आई थिंक 60% किसी की आ गई। सो एज आई रिमेंबर मैम, 60% में तो कॉलोनी में मिठाई बच जाती थी, ठीक है। और आज शायद मैं आपसे कहूँगा मेरा बच्चा 98 लाया है, आप कहोगे देखो मेरी बच्चे की 99 है। मैं कहूँगा मैं 99 लाया, आप कहोगे देखो 99.5 है ना। तो वहाँ चला गया है। तो हमें बच्चों को पहले तो ये बताना है कि वो केवल, अब बच्चे को आप ये कह के डरा दो कि अब 60% की वैल्यू नहीं है, लेकिन उनको ये भी बताना है कि अब सिलेबस पहले से थोड़ा सा ईजी हुआ है, और जो भी CBSE या कोई भी बोर्ड, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, जो भी सिलेबस बनाता है वो आपके लिए बना रहा है, मेरे लिए नहीं। कोई बोर्ड ये नहीं चाहता बच्चे को फेल करे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि बच्चा कुछ करके नहीं आया मैं पास कर दूं। भाई फिर एलिजिबिलिटी कैसे फाइनल होगी। तो हमारे टीचर्स को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, इस चीज़ को मैंने कैसे पढ़ा, ये चीज़ याद नहीं होती तो मैंने कैसे किया, ठीक है, इनको हमें कैसे शेयर करना है, ठीक है।
तो वो एक्सपीरियंस को शेयर करें जो बच्चे को पॉजिटिवली आगे लेके जाएं, है ना। ऐसी फ्रेंडशिप में ना चले जाएं कि हम फ्रेंडशिप में होकर हम ऐसे डिस्कशन पे चले गए जो लेवल अभी बच्चे का नहीं है, वो नहीं समझेगा उस बात को, चाहे आपकी बात कितनी भी सही है, क्योंकि उसका लेवल नहीं है ना। हम 1 किलो की पॉलीथीन में 4 किलो नहीं भर सकते, है ना। और हम बॉटल में राइस नहीं दे सकते तोल के, और हम एक पॉलीथीन में तेल नहीं दे सकते। तो वही चीज़ है कि हमें कुपात्र और सुपात्र देखना पड़ेगा, बच्चे का लेवल देखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस उस बेस पे उसको देना पड़ेगा। अपने जो हम टॉक करेंगे वो उस लेवल की बात हो जो उसकी समझ में आए, जिससे वो रॉन्ग वे में ना जाए, और अपना जो उसको हमने एम दिया है, जो पेरेंट्स ने एम देकर यहाँ भेजा है। क्योंकि देखिए मैम, यहाँ टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। शायद एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चे को 10 मिनट के लिए भी किसी पड़ोसी के यहाँ ना भेजूँ, या शायद रोड पे जाएगा तो मैं टकटकी बांध के देखता रहूँगा कहाँ गया। लेकिन एक पेरेंट 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए बच्चे को आपके पास भेजता है, तो कितने बड़े विश्वास के साथ भेजता है ना। अब यहाँ विश्वास का मतलब ये है कि आपको फुल टेक केयर उस बच्चे की करनी है, फिजिकली भी और मेंटली भी। और आज के टाइम में मेंटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकली तो वो स्कूल में आके बैठ गया, एक सिक्योर एनवायरनमेंट है, ठीक है। लेकिन मेंटली उसके जो दिमाग को जो फूड जाना है वो फूड पॉजिटिव हो, है ना। उसमें अब उसमें हमारे एक्सपीरियंस का तड़का चाहिए, लेकिन ऐसा जो उसको नॉर्मल बनाए, इजी बनाए, है ना। स्विम करना इजी कर दे। ये नहीं कि हमने उसको कुछ ऐसी एक्सपीरियंस शेयर कर दिया कि अब वो स्टडी से अलग कहीं और उसका दिमाग जाने लगा। तो एक्सपीरियंस मस्ट बी शेयर्ड बाय द टीचर, बट शुड बी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। सर एक क्वेश्चन और कि कहते हैं अटेंडेंस, क्या अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए? हाँ मैम, देखिए अगर हम एक सिंपल सी बात है ना, कि जब मैं कहीं पे प्रेजेंट होऊंगा ही नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे, है ना। तो भाई प्रेजेंस तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अब अगर माने स्कूल्स की, तो कहते हैं 75% अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर 100 दिन भी स्कूल खुला तो आपको 75 दिन आने हैं, तभी 25 दिन आपके पास हैं छुट्टी वाले। बट हमें देखना है कि बच्चा अगर नहीं आना चाह रहा है तो रीज़न क्या है, क्योंकि जब हम स्कूल आते हैं तो एक रूटीन बन जाता है। कई बार होता है स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट है तो हो जाता है कि भाई उसकी कोई अरेंजमेंट गया होगा, बट स्कूल आपको एक एटमॉस्फेयर देता है, एक 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 ऑरा मेंटेन हो जाता है स्कूल में कि हाँ आपको यहाँ पढ़ना है। आप घर पे वो सारी चीज़ उस रिदम में नहीं पढ़ सकते। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है देन ही कैन डू और शी कैन डू, अदरवाइज स्कूल में आना उसका जरूरी है अटेंडेंस के लिए। और वो केवल ये सोच के ना आए कि हाँ मेरी अटेंडेंस काउंट हो रही है, ही हैज़ टू नो और शी हैज़ टू नो कि मेरी अटेंडेंस क्यों जरूरी है, कि मेरा कुछ छूट ना जाए। क्योंकि जब एक टीचर खड़ा होता है टॉपिक समझाने के लिए तो उसके दिमाग में कई चीज़ें आ जाती हैं। अब वो चीज़ आपको, अगर आप अटेंडेंस आपने नहीं की, आप नहीं गए, अटेंड नहीं किया आपने क्लास, आपकी अटेंडेंस कम है वहाँ पर, और घर पे केवल आपको वर्क मिल गया, लेकिन टीचर ने जो और चीज़ डिस्कस की, जो हम इससे पहले कह रहे थे कि टीचर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए नहीं। अब आज मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैंने आज अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किया और आपको कुछ समझाया, मैंने चाहे चीज़ समझाई होगी 2, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसे शेयर किए जो आपको अगली 20 चीज़ों में हेल्प करेगी। बट अब वो बच्चा एब्सेंट था, उसे क्या मिला, केवल क्लास वर्क जो मैंने करवाया था। आप उसके फ्रेंड हो, आपने जाके भी नोटबुक उसको दे दी, उसने वो 2 न्यूमेरिकल या 2 क्वेश्चन कॉपी कर लिए। क्या आप वो जो मैंने आपसे एक्सपीरियंस शेयर किया था डिक्टो लैंग्वेज शेयर कर पाओगे? ठीक है। सो आई थिंक अटेंडेंस इज इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे एक दूसरा फेज आता है, जैसे हमारे बोर्ड एग्जाम आने लगते हैं, है ना, तब आता है कि तब क्या मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा आपका शायद पॉइंट उस तरफ भी था कि स्टडी वो घर पे बैठ के भी कर घर बैठ के करें या ना करें। तो उसमें क्या है कि वहाँ पे वो टीचर की परमिशन भी रही, और टीचर्स को भी अपने प्रिंसिपल से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हायर पोस्ट पे बैठा है उसके पास हाई एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो प्रो एंड कॉन्स देख के बात करेगा आपसे कि भाई आप क्यों चाह रहे हैं बच्चा अब ना आए, या बच्चे को हम कब बुलाएं। ठीक है, कई बार हो जाता है हमारा सिलेबस पूरा हो चुका है, रिवीजन पूरा हो चुका है, तो अब ठीक है बच्चा केवल टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि लग रहा है कि हम भी क्लास में कुछ नहीं करवा रहे, टाइम वेस्ट क्यों करवाना, इतनी देर आएगा, इतनी देर घर में फ्रेश होकर बैठ जाए पढ़ दें। बट उसमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम ऐसा भी करवा रहे हैं तो हम कोई टाइम इंटरवल बीच में ऐसे दें कि भाई 4 डेज बाद सब बच्चों को आना है, है ना, दे हैव टू शो अस कि हमने आप क्या किया इन 4 दिन में घर में।
तो एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि अगर मैंने लास्ट के जो हमारा फैब से सपोज एग्ज़ाम स्टार्ट है तो हमें फर्स्ट फैब से कह दिया कि नहीं आना है, तो हमें 10 दिन की छुट्टी दी है, तो इन 10 दिन में बीच में हमें कभी जाके रिपोर्ट करना है कि हमने क्या किया, पर्टिकुलर डे। हाँ, ताकि उन्हें पता चले रिपोर्टिंग है। Okay. घर हम केवल छुट्टियां नहीं पड़ गई हैं, Yes, ये yes, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको फ्री किया है हमने, है ना? yes, तो वो होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन और कि क्या रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों की लाइफ में? सिलेबस टीचर ने कंप्लीट करा दिया लेकिन उसके बाद रिवीजन भी होता है, तो जी। उसकी क्या इम्पोर्टेंस है रिवीजन हाँ मैम, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, लेकिन अभी ना एक नई चीज़ चल रही है स्कूल्स में मेनली, और टीचर्स ही करवा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि टीचर्स ने कर दिया है कि सिलेबस तो मैं ख़त्म कर दूंगा 4 मंथ्स में, 5 या 6 मंथ में, फिर एक रिवीजन, 2 रिवीजन, क्यों इतनी रिवीजन की जरूरत पड़ रही है? यानी आपने जो क्लास पढ़ाई है बहुत जल्दी में ख़त्म कर दी। भाई जब एक CBSE ने हमें डिवाइड कर रखा है हमारे सिलेबस को कि 1 ईयर में करवाना है, ठीक है, या किसी बोर्ड ने डिवाइड कर रखा है 1 ईयर में करवाना है, तो ठीक है, 12 महीने के सिलेबस को या 11 महीने के सिलेबस को आप 10 महीने या 9 महीने में ला सकते हो। आप कैसे 6 महीने में करवा रहे हो? इसका मतलब हम केवल अपनी एक वो चल गई है, मतलब एक एडवर्टाइज कर दें आप कि फलाने स्कूल के टीचर ने सिलेबस खत्म कर दिया, 2 रिवीजन करवा दिए, अब हमारा वाला टेंशन में है, वहाँ तो 2 रिवीजन हो गए। भाई मैं अपनी लाइफ में बता रहा हूँ, मैंने एक से ज़्यादा रिवीजन कभी नहीं कराया, और मेरा जो सिलेबस होता था वो ऑलमोस्ट एंड टाइम पे पूरा होता था। यानी जब हमारे एग्जाम के लिए हमें बच्चों को लीव देनी है उससे 1 महीने पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, बट वो डिटेल्ड सिलेबस होता था। मेरा अकाउंट सब्जेक्ट रहा है, तो अकाउंट में अगर 100 या 120 न्यूमेरिकल हैं तो 80-90% न्यूमेरिकल मैंने बोर्ड पे सॉल्व करवाए हैं, तो मुझे टाइम लगता था करवाने में, है ना, वो टाइम हमें लगा। उसके बाद अब मेरा रिवीजन कैसा होगा, क्योंकि रिवीजन में अगर आप फिर से सारा पढ़ाओगे तो वो रिवीजन थोड़ा ना, फिर टीचिंग स्टार्ट हो गई। फिर रिवीजन ये है कि अगर आपने इतना अच्छा पढ़ाया है, अब आप दे दो कि 1 मंथ में मुझे अपने सारे चैप्टर खत्म करने हैं, तो आपने एक दिन में बच्चों से सारा ओरल करवाया एक चैप्टर का, ठीक है, जो मैं करवाता था। ये फार्मूला बताओ, वो हम कैसे करते थे, ये एडजस्टमेंट कैसे पास होती, वो कैसे, मुझे पता चल गया बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी समझ में आ गया। आपको कोई और क्वेरी है, बच्चों ने पूछ लिया, मैंने बता दी, एक दिन में नहीं हुई, 2 दिन लगा लिए, तीसरे दिन मैंने उनसे कह दिया मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है, 3rd डे में टेस्ट लिया, मुझे पता भी चल गया मेरा रिजल्ट क्या आया है। तो ऐसे करके मैं चैप्टर वाइज उसको फिनिश किया, और जब डिटेल हमारा हो चुका है तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवीजन के नाम पर हम स्टडी को हैम्पर ना करें। हम स्टडी में घास ना काटेंगे, जल्दी पूरा करवाओ, हमें रिवीजन करवाना है। भाई रिवीजन तब करवाओगे जब हो जाएगा। रिवाइज का मतलब क्या है? पुनर्अभ्यास। जब अभ्यास ही नहीं हुआ है, किया ही नहीं है, तो पुनर् कैसे करेंगे उसको, है ना। तो हमें पहले सिलेबस को टाइम देते हुए मेंटेन करना है, उसके बाद उसके रिवीजन पार्ट पे जाना है, ताकि रिवीजन में हमें ये भी तो पता चले, बच्चे को आता है जिसको चैप्टर ही समझ में नहीं आया वो रिवाइज क्या करेगा, वो तो सोच रहा है फिर से कुछ नया स्टार्ट हो गया, है ना। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले अपनी स्टडी को हम पूरा पार्ट दें, उसके बाद एक रिवीजन भी आपके लिए इनफ है जो करेंगे। सर हम और कैसे कुछ अलग कर सकते हैं ताकि जो हमारा बच्चा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सके? मैम इसमें देखिए एक चीज़ हो जाती है, कई बार मैंने भी अप्लाई किया अपने स्कूल में, कि हम लोग क्या करें, जैसे हमने 1-2 प्री बोर्ड एग्जाम ले लिए है ना, अभी हमने स्कूल में 2nd प्री बोर्ड ले लिया है, अब 2nd प्री बोर्ड का मैं रिजल्ट देखूंगा, उसको 1st प्री बोर्ड से कंपेयर करूंगा, ठीक है, क्या बच्चों में चेंजेस आए। अब इसके बाद मैं अब टीचर के साथ बैठूंगा। पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि ये सारी बातें डिस्कशन की हैं, कोई एक अपना पार्ट ना थोपे। मैं एज अ प्रिंसिपल भी अपना पार्ट अपने टीचर पे थोपता नहीं, उनके साथ बैठ के बात करूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, हम प्रिंसिपल हो गए तो हमारे पास तो पूरे स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनी हाउ है, क्योंकि लास्ट में रिजल्ट डिक्लेयर हमें करवाना है, बोलना हमें है क्या हमारे बच्चे ने किया। टीचर कई बार थोड़ा सा, कुछ सबको नहीं कहूँगा, कुछ कहीं पे आके स्वार्थी हो जाते हैं, है ना, कि क्यों ये एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, या नई चेंज क्यों, जो चल रहा है सही है। लेकिन व्हाट आई वांट कि हमें एट द एंड आकर हमें अपने बच्चों को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है, 3 पार्ट्स में परसेंटेज वाइज जो हमें लगता है। क्योंकि कुछ देखिए क्या है, मैं बच्चों को फिर से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा वीक है खराब है, कुछ स्लो लर्नर हैं। अब अगर मेरा बच्चा 30% पे चल रहा है, मैं उसको 90% वाला ज्ञान देता रहूँगा, वो नहीं जा पाएगा, है ना। एक मूवी का आपने वो सुना होगा, जो एक पहलवानी वाली मूवी था, उसमें उन्होंने, आमिर खान थे, उन्होंने उसमें कहा था कि वो अगर हम सचिन को सहवाग की तरह खिलाएंगे, ना वो सहवाग बन पाएगा ना वो सचिन रह जाएगा, है ना। तो यहाँ वही वाला पार्ट है
कि मुझे बच्चे का लेवल समझना है। अब मैं उनकी क्लास को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, मुझे लग रहा है भाई ये बच्चे 90 से ऊपर स्कोर वाले हैं, ये समझ लेते हैं, उनको उस वे में मैं पढ़ाऊँ ओके ताकि वो उस स्कोरिंग में आगे बढ़े। मुझे पता है 60 से 80 के बीच में है या इसमें है, इनको उसमें करवाऊँ। Okay. मुझे पता है एक बच्चा 30 और 35 पे लाइज कर रहा है, यस उसको मैं ट्राई करूँ 50-60 पे पहुंच जाए। ओके ऐसे बच्चे में एक साथ, तो जब टीचर उसमें एंटर होगा, जब मैं 35 वाले परसेंट के बच्चे के अंदर एंटर, क्योंकि वो परसेंटेज हम कहाँ लेके चल रहे हैं, लास्ट प्री बोर्ड से, Last. हम स्टार्टिंग से नहीं कह रहे। Yes, अब हमारे yes. पास टाइम कम है, कम टाइम में फिर हम उन बच्चों को उसी लेवल पर रखें कि बेटा 100% की नहीं सोचनी है, आप पहले ये सिक्योर करो अपना 50% आपके एग्जाम में आ जाए, उसके बाद फिर कुछ भी करना पेपर में, है ना। तो वो थोड़ा सा हमें लास्ट में हम एक पार्टीशन बनाकर बच्चों के क्वालिटी के अकॉर्डिंग कि अब इनको किस लाइन पर लेकर जाना है, हम वो चीज़ करें। ऐसा नहीं कि हम लगे रहे अब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, अगर क्लास में आप सोचो कि मैं 35% वाला बच्चा है, एट द एंड की बात कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग की बात नहीं, स्टार्टिंग में सब एक साथ होने चाहिए, क्योंकि क्या पता 30 वाला ही परफॉर्म कर ले। जब एट द एंड एक आध महीना बचा है हमारे एग्जाम का, तब हमें पता चला है कि ये अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कुछ बच्चे, तो इनको हम कैसे मेंटेन करें। तो अगर 90 वाले के साथ आप बिठा रहे हो, अगर आप 35 के हिसाब से पढ़ाओगे तो 90 वाला भी खराब हो जा रहा है, क्योंकि उसको वो नहीं मिल पा रहा, उसके माइंड को वो फीड नहीं मिल पा रहा जो आपको देना चाहिए। और 90 वाले हिसाब से पढ़ाओगे तो 35 वाले को फीड नहीं मिल पा रहा, वो कह रहा मेरे ऊपर से निकल गया, क्या बता दिया। तो वहाँ पार्टीशन स्टेज जरूरी है कि अब हमें इनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो 35 वाले को हम 50 या 60 के लिए प्रिपेयर करें, 60-70 वाले को हम 80-90 के लिए प्रिपेयर करें, 90 वाले को हम 100% के लिए कर दें कि बेटा आप लोग ये करो, ठीक है। तो वहाँ ये पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है सर। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की भी बात आती है कि हम बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं, तो ये कहाँ तक सही है एक्स्ट्रा क्लासेस लेना? हाँ मैम, देखिए पहली चीज़ तो मेरे हिसाब से है कि एक्स्ट्रा क्लास अगर बच्चे मांग रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, ओके ठीक है। टीचर मांग रहा है यानी टीचर ने कहीं ना कहीं अपने पढ़ाने में लापरवाही की है, जो वो कह रहा है मुझे एक्स्ट्रा टाइम और चाहिए, ओके क्लियर। ओके फिर जब बच्चे मांगते हैं कि हमें एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो हम बच्चों से भी बात करें कि क्यों, वो अपना पॉइंट रखें उसमें एक्स्ट्रा क्लास में क्या पॉइंट है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास 100% नहीं हो सकती। एक्स्ट्रा क्लास में वो पॉइंट आ जाए कि हमें इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करना है, जो कि पार्ट ऑफ वेटेज होना चाहिए। कि हमारा जो एग्जाम है उसमें वेटेज पार्ट क्या है, किस टॉपिक से किस चैप्टर से कितना ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तो हम उसमें पूरा सिलेबस ना लेकर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करें जिनकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्लास भी है, एक्स्ट्रा क्लास एक्चुअली एक पार्ट नहीं है स्टडी का। अगर आपने पूरे साल अच्छी तरह पढ़ाया है और रिवीजन भी आप अच्छा करवा रहे हैं, स्टडी अच्छी है, तो आई थिंक एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वही बात आती है कि अगर एक्स्ट्रा क्लास सब जगह चल रही है तो मजबूरी में आप हर स्कूल को करनी पड़ती है, क्योंकि पेरेंट्स भी सोचते हैं एक्स्ट्रा क्लास में ही कुछ हो रहा है बस, ठीक है। तो एक तो ये कि एक्स्ट्रा क्लास स्कूल ऑर्गेनाइज करता है तो फिर सब पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम सब भेजें। अगर टीचर पेन ले रहा है अपनी लीव्स को, अपनी छुट्टियों को वो छोड़ के आ रहा है आपके लिए, तो आपको वहाँ पे बच्चे को भेजना चाहिए और पर्टिकुलर टॉपिक्स लेकर उनको उन एक्स्ट्रा क्लास को करवाएं, ताकि उन एक्स्ट्रा क्लास का बेनिफिट आपको नॉर्मल क्लास में मिल सके कि भाई ये टॉपिक डिस्क्रिप्टिव था बहुत ज़्यादा, मैंने इसको वहाँ डिस्क्राइब किया है, अब मैं समझाऊंगा, बच्चे एकदम समझ जाएंगे। तो यहाँ तो नीड है एक्स्ट्रा क्लास की। लेकिन हाँ, अगर एक्स्ट्रा क्लास केवल फैशन के लिए है कि बच्चा गया नॉर्मल जैसे हम पढ़ाते थे हमने वैसे ही पढ़ाया है, तो आई थिंक फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है एक्स्ट्रा क्लास। ओके सर, एट लास्ट आप टीचर्स को ऐसा क्या कहना चाहेंगे ताकि बच्चे को अच्छे से प्रिपेयर करा सकें बोर्ड एग्जाम के लिए? हाँ मैम, एक तो टिप्स, हाँ एक तो टिप्स ये है मेनली कि टीचर को सबसे पहली काम है कि पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहना चाहिए, है ना। पेरेंट्स के कांटेक्ट में कैसे, अगर सोचिए सपोज अभी प्री बोर्ड हुआ या कोई एग्ज़ाम हुआ, लास्ट में आप मुझे बताओगे सर आपका बच्चा तो नहीं कर पाया, तो मुझे बड़ी ठेस पहुंचेगी। तो बेटर है कि बीच बीच में आप मुझे करंट इन्फॉर्मेशन देते रहे मेरे बच्चे की क्या है ना। और इसी में फिर पेरेंट्स से भी उनका पूरा योगदान ले सकते हैं जब उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं ये चल रहा है, क्योंकि हम कोई पुलिसमैन नहीं है जो हमें लास्ट रिजल्ट देना है कि जी ऐसा हो गया, नहीं, वी हैव टू सी कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। यस सर, बच्चा कम मार्क्स पे जाना ही नहीं चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से ही टीचर्स पेरेंट्स से बात करते हुए चलें, यस सर, ठीक है। बच्चों से और पेरेंट्स से घर में भी हैं तो कभी अचानक एक हमने कॉल कर लिया, बेटा आज क्या कर रहे हैं घर में आप, यस सर, क्या पढ़ा आज, क्या किया, तो बच्चा भी आज़ाद रहे, ठीक है। एक उनको अपना टिप की उन्हें कैसे पढ़ना है, किस एटमॉस्फेयर में बैठे बच्चा। और जो मैंने आपसे कहा कि अगर हम उनको कोई हमने बीच में छुट्टियां देंगे
तो हम एक प्लानिंग बना के दें कि ये 2 टॉपिक आप लोग क्लियर करके लाओगे, 3 दिन बाद आपको आना है, राइट। ठीक है, ये चीज़ रहेगी। और बच्चों के मेंटल लेवल को समझें, है ना। आजकल एक ट्यूशन बड़ी अच्छी चीज़ बन गई है, ट्यूशन, ठीक है। हमारे पास मैम एग्जाम्पल मेरे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बिना ट्यूशन के टॉप आए हैं क्लास में, और बहुत ऐसे हैं ट्यूशन के बाद भी 0 हो गए। रीज़न क्या है कि ट्यूशन की नीड क्या थी, बताइए आप। ट्यूशन की नीड ये थी कि अगर मैं 60% का हूँ तो मैं 80% का हो जाऊँ, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 टाइप के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, या तो थोड़ा वीक है जो चाहता है कि मुझे मैं एक पासिंग परसेंटेज से पहुँच जाऊँ, और एक जो बिल्कुल टॉपर टाइप है वो चाह रहा है कि मैं बिल्कुल और 100% पे पहुँच जाऊँ। एवरेज तो चल ही रहा है, एवरेज चलता रहता है अपने आप। तो हम इस ट्यूशन को फैशन ना करके ये देखें कि जब बच्चा इसमें आता है तो उसकी जो नीड है फुलफिल होनी चाहिए। और यहाँ पे पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा काम है कि पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी से ये ना छूट जाएं कि हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया। अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चे को ट्यूशन में खुद छोड़ कर आएँ, चाहे फादर जाएँ चाहे मम्मा जाएँ, ट्यूशन से खुद लेकर आएँ, ताकि बच्चे का जो प्री और पोस्ट टाइम है ट्यूशन का वो सेव हो। क्योंकि ट्यूशन में आजकल ट्यूशन कम, दोस्तियाँ ज़्यादा होती हैं, फ्रेंडशिप ज़्यादा होती है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, और ट्यूशन टीचर को भी टाइम नहीं है देखने का। क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बैच निकलेगा, अगला खड़ा है, तो उसे ये देखने का टाइम नहीं है कि बाहर वाले बच्चे गए या नहीं गए, तो अंदर के लिए है, ठीक है। और सारी गलती यहाँ पर ट्यूशन टीचर की भी नहीं है। रीज़न क्या है कि जब हमारे पेरेंट्स ने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने तो बच्चा टीचर के हाथ में एनी हाउ सौंप दिया, चाहे स्कूल में हो या ट्यूशन में हो। तो एक तो उसको कवर अप करें, ठीक है, लेकर चलें। और ट्यूशन टीचर को देखना है कि उसको नीडफुल वहाँ दिया जाए। और अगर मैं स्कूल में ट्यूशन, मैं अगर घर में ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मैं स्कूल से अपनी कोई भी ऐसी गद्दारी ना करूँ कि मैं जो बच्चे मेरे पास ट्यूशन में आएंगे उन्हीं को मैं पढ़ाऊँगा। स्कूल में 100% दे दूँ, है ना। और वही आपका मैम, वही आपका रिवार्ड होगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं एक अच्छा टीचर रहा हूँ, जिसने मुझसे पढ़ा होगा उनको पता होगा, लेकिन हाँ, मेरे से ये कहा जाता था कि जब कोई पूछता था, अक्सर होते हैं ना टीचर पूछने लगते हैं कि आपके यहाँ बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, या इनके पास आओगे तो हमारे पास भी आ जाओगे। पूछते थे तो मेरे बच्चे ही कहते थे कि हमें सर यहीं पे सारा पढ़ाए थे। तो मेरे साथ ही कुछ थे जो हमसे ही कहते थे कि सर आपके पास नहीं आएगा, आपका मेन सब्जेक्ट है, तो बाकी तो हमारे पास तो बच्चा क्या आएगा, सारा आप क्लास में करवा देते हो। तो बच्चा मेरे से अलग से कहे कि मुझे आपसे सर ट्यूशन पढ़ना है या कुछ एक्स्ट्रा समझना है, तो अच्छा है। बच्चा मेरे से इसलिए ट्यूशन पढ़े कि मैं उसे प्रैक्टिकल मार्क्स दे दूंगा, है ना, मैं उसमें क्लास में सही बिहेव करूंगा। सो दैट इज रॉन्ग। हमें ये देखना है कि हम अपना 100% स्कूल में दें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मैम जिनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से स्कूल की फीस दे पा रहे हैं, ट्यूशन के पैसे नहीं हैं, तो क्या उसका हक नहीं है पढ़ने का? आप स्कूल में अपना 100% पढ़ाओ। ही मैंने कहा ना, वही रिवीजन वाली बात। जब आप 100% सिलेबस दोगे, वो रिवीजन, थोड़ा रिवीजन से भी काम चल जाएगा। तो आप 100% सिलेबस पढ़ाओगे तो शायद कोई जो गरीब का बच्चा है जो स्कूल की फीस बड़ी मुश्किल दे पा रहा है, वो बिना ट्यूशन के ही पढ़ लेगा, क्योंकि स्कूल में उसको सारा कुछ मिल गया। लेकिन अगर स्कूल का टीचर ये बना देगा कि नहीं, यहाँ तो मैंने 4 नंबर को सॉल्व करवाया है, घर में 8 करवाऊंगा, ठीक है, 7-8 का रेशियो चल सकता है, 6-8 का चल सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी 6 करवाओ, यानी यहाँ वाला भी बच्चा 90 पे पहुँचे, इतना हम उसको यहाँ पढ़ा दें। ऐसा ना हो जाए कि केवल एक यही एक स्कीम सी बन जाए कि जो ट्यूशन आएगा वो स्कोर करेगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि बिना ट्यूशन वाले बच्चे भी गए हैं। और एक टीचर से एक रिक्वेस्ट पर्सनली करूँगा कि अब जैसे बिल्कुल एक फाइनलाइज हो रहा है, अब टाइम बोर्ड का आ रहा है, तो कोई अगर ऐसे बच्चे भी उनके स्कूल में, उनकी क्लास में हैं जो सक्षम नहीं है ट्यूशन की फीस देने में, और उनको लगता है कि उनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर एज अ टीचर कि उनको फ्री में भी अपने यहाँ 15 या 20 दिन या लास्ट का जो 1 मंथ है बुला लें। हर चीज़ पैसा नहीं है, ठीक है। जब इनकी ब्लेसिंग्स, इनके बच्चों की, इनके माँ बाप की ब्लेसिंग्स जाएंगी, तो भी आपको कहीं ना कहीं और से पैसा कमाने की वो आ जाएगी कुछ ना कुछ। तो लास्ट में, मैं नहीं कह रहा पूरे साल ऐसा करें, लेकिन लास्ट में 1 मंथ तो हम उन बच्चों को ग्रो अप कर सकते हैं, है ना। वो भी याद रखेंगे कि हमें सपोर्ट दी गई, आपके हाथ से भी पुण्य हो जाएगा, कमा तो आप रहे हैं स्कूल से भी, बाकी ट्यूशन से भी। और सोचिए, जब मेरे एक ट्यूशन बैच में 10 बच्चे पढ़ ही रहे हैं, उनसे फीस में लेता ही हूँ, तो 11वां अगर बैठ जाएगा तो मुझे उसमें क्या लॉस होगा, है ना। तो हम थोड़ा सा ये भी कर लें, कोई बच्चा अगर ऐसा है तो हम उसको भी सपोर्ट दे दें, है ना। और कई बार हमारे पास होते हैं, मैं करता था, अब मैं से ऐसा लगता है कि शायद मैं ही अच्छा हूँ क्या, और टीचर भी ऐसे करते हैं, हमारे पास सैंपल्स आते हैं क्वेश्चन बैंक के ऐसे, तो हम लोग अपने बच्चों से शेयर कर लेते थे, क्योंकि हमें तो हर साल मिलने हैं। तो कोई बच्चा जो नहीं परचेस कर पा रहा,
वी शुड शेयर दैट सैंपल विद, ओके सर, है ना। और अब एग्जाम टाइम में वो जो क्वेश्चन पेपर्स हैं लास्ट 5 इयर्स हैं उनको उठाना स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से बच्चे को पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन बनकर आएगा, है ना। तो वो चीज़ डील करना स्टार्ट करें, बच्चों को फिर वही एक्सपीरियंस दे कि वो टू द लाइन ना हो। अगर वहाँ पे उनको बताएं कि ये क्वेश्चन ऐसे आया है तो ऐसे भी आ सकता है, तो आपको ये आंसर देना है। और इस वक्त बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे टीचर्स के शोल्डर पर है, वो उसको समझें, क्योंकि हम लोग एक फैक्ट्री पर्सन नहीं है, है ना। मैं फैक्ट्री पर्सन के अगेंस्ट ही जा रहा, बस एक जॉब प्रोफाइल अलग है। जॉब प्रोफाइल जैसे क्या है कि सपोज मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेरी डे शिफ्ट है, अब डे शिफ्ट करके मैं आ गया, नाइट शिफ्ट आपकी है। अब नाइट शिफ्ट में जो सारी मशीन चल रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है मैम? नाइट वाली, है ना, नाइट में आप हो, आपकी है। कुछ भी फॉल्ट होगा तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप, नाइट वाले। और जब नेक्स्ट डे फिर डे शिफ्ट हुई, आपसे हैंडओवर मैंने लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई? मेरी, डे शिफ्ट वाले की, ठीक है। बट तो ये फैक्ट्री में या उसमें चल जाएगा, क्या टीचर की जॉब ऐसी है? हमारा स्विच तो एक बार ऑन हुआ था केवल जब हम टीचर बन गए थे, और तब से ऑन है। क्यों? हम घर में जाते हैं तब भी बच्चे के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि हम फ्यूचर मेकर हैं बच्चे के। हम मशीन नहीं चला रहे, हम उसका फ्यूचर चला रहे हैं। तो हमें हमेशा ऑन रहना पड़ता है, हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम डे नाइट हम ये नहीं कह सकते बच्चा मेरे पास नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आफ्टर जैसे 12th पास करके मेरे पास कोई बच्चे चले गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी उनकी है, कुछ पूछने आ जाते हैं, बताना पड़ता है। लेकिन एटलीस्ट जब तक 12th तक बच्चा पढ़ रहा है मेरे पास, तब तक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ही है। चाहे वो घर पे चला गया या मैं घर पे चला गया, जब तक वो 12th जो मेरी लास्ट क्लास है जिसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है क्लास की, जब तक वो करके निकलना जाए, तब तक सुबह दोपहर शाम मैं उसकी टेंशन में रहूँगा। टीचर रहता है, अच्छा जो भी टीचर होगा वो उस टेंशन में रहता है। वो दिन में कहीं बैठा है, वो सोचता रहेगा मुझे कल क्या करवाना है, उस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम थी, मुझे उस इशू को कल सॉल्व करना है। तो टीचर ये मान के चले दैट वी आर नॉट अ डे और नाइट शिफ्ट पर्सन, ठीक है। वी आर पर्सन फॉर होल डे, फॉर होल लाइफ टेनर ऑफ दैट चाइल्ड। जब तक वो आपसे पढ़ रहा है तो आपके शोल्डर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर मेकर है ना। जैसे वर्ड कहा गया है कि किसी को पैसे की या भीख देना बड़ा इजी है, लेकिन वो क्या होगा, आप 100 रुपये किसी को भीख दे दें, 1000 दे दें, 50,000 दे दें, वो एक या पर्टिकुलर टाइम तक उसे सपोर्ट करेगा, ठीक है। और आपने उसको एजुकेशन दे दी तो कुछ ना कुछ कर सकता है ना। जो लोग कहते हैं ना कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, मैम वो कुछ नहीं कर सकते जो कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही। जो पढ़ा लिखा है वो कर सकता है। कुछ ऐसे हैं जो दुर्भाग्यवश पढ़ नहीं पाए, लेकिन उनके मन में है कुछ करने का, उन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ किया है। तो वो केवल वो लोग कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही जो उसके लायक नहीं है। अगर आप लायक हैं आपको मिलेगी, नहीं तो आप खुद नौकरी अपने लिए क्रिएट कर दोगे, ठीक है। तो वो चीज़ वो समझें कि हम जो चीज़ दे रहे हैं एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ साथ में टीचर को यहाँ मेन बात और क्या ध्यान रखनी है, जो मैं एक कंक्लूजन दे रहा हूँ कि हमें वेल क्वालिफाइड चाहिए, हाईली क्वालिफाइड नहीं चाहिए, है ना। हमें वेल क्वालिफाइड यानी सुशिक्षित चाहिए, ठीक है। सुशिक्षित का मतलब क्या हुआ? शिक्षा के साथ साथ उसको बात करना, बोलना, समाज में खड़ा होना, देश के लिए सोचना, ऐसा बंदा हमें चाहिए। हमें वेल क्वालिफाइड नहीं कि नॉलेज तो बहुत हाई फाई होगी लेकिन उसको बात करनी नहीं आती, वो देश के बारे में कुछ नहीं सोचता। हमारा इनिशिएटिव है देश के लिए, जहाँ बैठे हैं, जिसकी धरती पे बैठे हैं, उसके लिए सोचना हमारा काम है। तो हमें अपने टीचर्स को ये देखना चाहिए, टीचर्स को ये तैयार रहना चाहिए कि हमें वेल क्वालिफाइड पर्सन बनाना है जो देश के और समाज के काम आए और अपने घर को आगे बढ़ाए और अपना नाम आगे बढ़ाए, ठीक है। तो आई थिंक इसके साथ हम अपना एक आज का जो हमारा एक एपिसोड था कि हम टीचर की इम्पोर्टेंस क्या है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और टीचर को ये समझते हुए अपने बच्चे को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करो, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।